वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर हम लोग जा रहे हैं। बहुत बार सभी छात्रों के सामने ये समस्या आती रहती है और वो समस्या है पाइथागोरस प्रमेय की। मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय करीब करीब 500 ईसा पूर्व 500 के लगभग पाइथागोरस हुए थे। उन्होंने ये महत्वपूर्ण प्रमेय दिया था। लेकिन इससे पहले इंडिया में भी बौधायन नाम के गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने करीब 800 ईसा पूर्व में इसको प्रूफ कर लिया था, लेकिन नाम पाइथागोरस का ही आ रहा है। ध्यान दीजिए जरा, गणित इसके हिस्ट्री में भी जाना चाहूंगा मैं। सबसे पहले हुए थे हमारे पास में गणितज्ञ थेल्स, ये करीब 600 के आसपास हुए थे। थेल्स के बाद हुए पाइथागोरस, थोड़ा इसको भी याद रखना चाहिए, ये करीब 500 के आसपास में हुए। और उसके बाद में हुए थे यूक्लिड, ये मतलब 300 के आसपास में हुए। 400 लगाओ, मतलब ये केवल याद करने के लिए अप्रोक्सीमेट है। थेल्स पहले गणितज्ञ थे जिसका हमने प्रमेय पढ़ा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उनके बाद 500 के आसपास में पाइथागोरस हुए थे। उसके बाद 400 के लगभग में यूक्लिड हुए थे, जिनका यूक्लिड का ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता है यूक्लिड को। तो ये पाइथागोरस आज हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक नियम दिया था हमको। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग के, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग अगर हम जोड़ देंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यूनिट में भी लिख सकते हैं इसको। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसने 5 सेंटीमीटर होना है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 को जोड़ देंगे तो 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर को में होगी। आइए इस प्रमेय को प्रूफ करते हैं। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। देखिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC। ABC में इस सिद्ध करने के लिए क्या करना, हमने B से एक परपेंडिकुलर खींच देना है। इस पे, इस रेखा पे AC पे परपेंडिकुलर मीन्स लंब खींच दिया हमने यहाँ पे एक, और इसको रख दिया हमने नाम D। अब हमारे पास में क्या हो गया, एक तो हो गया बड़ा त्रिभुज ABC, अब एक त्रिभुज बन गया ABD और एक तीसरा त्रिभुज बन गया BDC। 3 त्रिभुज हमको मिल गए हैं। हम इन तीनों त्रिभुजों के आधार पर इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैं इस त्रिभुज को लूंगा और बड़े त्रिभुज को लूंगा, इनको समरूप सिद्ध करूंगा। फिर इसको और फिर पूरे बड़े त्रिभुज को लूंगा और उसको भी समरूप सिद्ध करूंगा, और उसमें उसकी भुजाओं के अनुपात लिखेंगे हम लोग, नहीं, और उसके आधार पर हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ये वाला है, और सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्शन हमने अलग से किया है, BD को मिलाया है। सबसे पहले देखते हैं, हाँ उत्पत्ति करते हैं यहाँ पे। त्रिभुज देखिए ADB और त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। हाँ ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और पूरे बड़े वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। देखिए भाई, कोण A बराबर कोण A, ये कॉमन है दोनों में, हाँ उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है भाई। और कोण D, कोण D जो इसका समकोण है इस वाले त्रिभुज का, और इसका कोण B समकोण है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, हाँ कोण B समकोण है ना, 90 डिग्री है। 2 कोण बराबर हो गए ना, 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण कौन बचा, इसका तो A तो कॉमन आ गया, D कॉमन आ गया, इस वाले का बचा B, कोण B, और इस बड़े वाले का बचा कोण C। ये तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तीनों कोण बराबर हो गए हैं तो AAA से AAA सिमिलरिटी से हो जाएगा त्रिभुज
अब वहां देख करके मत लिखना त्रिभुज, हाँ यहां देख करके लिखो त्रिभुज। अब त्रिभुज ए डी बी छोटे वाला बराबर नहीं समरूप हो जाएगा त्रिभुज, वहां देख के नहीं लिखना है, ए बी सी। ठीक है, यहां पे त्रिभुजों को लिखने में जो है आप ध्यान रखना, यहां से लिखिएगा त्रिभुज, वहां से मत लिखिए आप, क्योंकि हम ये संगत कोण है इसके, तो संगत कोणों के हिसाब से संगत कोणों का त्रिभुज लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अब साइड्स की देखो, इस पे साइड्स में क्या होगा, ए डी बटे ए बी वाली साइड। अगर हमने समरूप त्रिभुज को उसकी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, डिनोट कर दिया है, तो आप साइड वहां से मत देखिए, यहां से देखिए। ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए डी और ए बी, बराबर हो जाएगी डी बी। थेल्स के प्रमेय से यहां डी बी बटे बी सी, और बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ये जो है हमारे पास में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, वहां से हमने इसको ले लिया है। देखिए कौन मिल रहा है हमारे पास में, ए डी ए सी ए बी ए बी। यहाँ पे देखेंगे ए बी वाला मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दो को ले लेते हैं यहाँ पे, इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी दो आ रहा है ना। देखिए तो हो जाएगा हमारे पास में ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी ए सी। ये हमारे पास में एक समीकरण आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास में पहला समीकरण आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए आप लोग, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है। यहां पे देखिए छोटे वाला है ना, ये छोटे वाले का डी एंगल डी और बड़े वाले का एंगल बी, ये वाला बराबर है, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल डी बराबर एंगल बी। बड़े वाले का बी है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। सेम इसी ढंग से होगा प्रूफ, देखिए आप लोग। और हमारे पास में हो जाएगा ये वाला एंगल, देखिए सी वाला एंगल, ये दोनों जगह के लिए है। ये बड़े त्रिभुज का भी सी है और छोटे वाले त्रिभुज का डी बी सी का भी ये सी है, कॉमन है। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये कॉमन है। कॉमन माने उभयनिष्ठ है ये। अब दो कोण बराबर हो गए, फिर वही बात आ गई कि दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण में बराबर होना ही है। तो कोण डी कोण सी, कोण डी कोण सी, इसका आ जाएगा, बच जाएगा छोटे वाले का कोण बी बराबर बच जाएगा, उसका बच गया ए। देखो बी आ गया, सी आ गया, कोण ए, ये तीसरा एंगल है। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए के। त्रिभुज यहां से लिखिए आप लोग, क्योंकि हमने एंगल बराबर किए हैं ना, तो ये संगत कोण है इसके, तो इसी के हिसाब से इस त्रिभुज का नाम होगा। अर्थात यहां पे आ जाएगा हमारे पास में, देखना, अर्थात हमारे पास में आ जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, देखिए डी सी बटे बी सी बराबर सी बी को बी सी लिख दिया मैंने, बटे सी ए सी लिख दिया, बराबर लिखेंगे डी बी बटे बी ए माने ए बी लिख दिया। ये इसकी संगत भुजाओं में समानुपात हो जाएगा थेल्स थ्योरम के आधार पे। आइए ये अब इसमें देखिए आप लोग, इससे हमको मिल जाएगा, कौन सा मिल रहा है यहाँ पे देखिए,
बी सी यहाँ पे मिल रहे हैं ये, तो इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी सी मिल रहा है हमको, ये स्क्वायर करने के लिए ले रहे हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो इसको ले लेते हैं, तो बी सी का स्क्वायर या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी सी इंटू ए सी, डी सी गुणा गए ए सी। ये हमारे पास में एक और समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये था और ये था, ये स्क्वायर यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे हमको बी सी स्क्वायर मिल गया। हम उसी की तरफ जा रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की तरफ, देख रहे हैं। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे है और बी सी स्क्वायर यहाँ पे है, इनको जोड़ दीजिए आप लोग, हम इनका एडिशन करना है ना, यहाँ पे लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए आप लोग, तो हमारे पास मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ना है, बराबर हो जाएगा हमारे पास में ए डी इंटू ए सी प्लस यहां से देखो डी सी इंटू ए सी। दाएं पक्ष में जुड़ गया और बाएं पक्ष में जुड़ गया, तो हमारे पास आ गया ये, यहाँ पे देखिए ए डी सी और ए सी यहाँ भी और ए सी यहाँ भी है, तो ए सी को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास में। ठीक है भाई, अब यह हमारे पास में आ गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इतना गुणा गया ए डी धन डी सी। इस त्रिभुज पर जाइए तो जरा सा, ये है ए डी, यहां से यहां तक ए डी है और ये यहां से यहां तक है डी सी। ए डी और डी सी को जोड़ रहे हैं, ए डी और डी सी को जोड़ रहे हैं, तो ए डी और डी सी को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ये ए सी मिल जाएगा हमको, बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी जोड़ देंगे तो ये ए सी मिल जाएगा। यहां से यहां तक ये भुजा मिल रही है, ए सी इंटू ए सी, यहाँ पे भुजा से ले रहे हैं हम लोग। हाँ, माने हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमने यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। या अगर हम इसको इनकी भुजाओं के नाम के आधार पर लिखें तो ए बी क्या है, ए बी देखिए लंब है, लंब का वर्ग, बी सी देखिए बी सी बड़े वाले त्रिभुज का आधार है, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी जो है इसका कर्ण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपने प्रूफ कर दिया। और शॉर्टकट में लिखना है तो जैसे हम त्रिकोणमिति वगैरह में बाद में लिखेंगे हम लोग, तो लंब को लिख दो एल स्क्वायर, आधार को लिख दो ए स्क्वायर बराबर कर्ण को लिख दो के स्क्वायर। ये भी अलग मेथड है उसको लिखने का। इस तरह से जो है हमारे पास में ये पाइथागोरस की थ्योरम प्रूफ हो गई है। अगर आप इस थ्योरम को दो तीन बार अगर आप अपनी कॉपी पे करेंगे, इसको ठीक से समझेंगे, तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे, आराम से आप प्रूफ भी कर लेंगे। एग्जाम में बहुत बार आता है ये। हमने जब इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया तो आपने देखा होगा हमने क्या किया, हमने इस छोटे वाले को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप में सिद्ध किया नंबर 1 में, फिर हमने इसको भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया। माने इस छोटा वाला जो है बड़े वाले के समरूप है, फिर ये वाला छोटा वाला भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप में है, अर्थात ये और ये भी आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, नहीं है, ये त्रिभुज छोटे वाला, ये वाला छोटे वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज, तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये भी एक प्रमेय है कि उन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना, जब उनके शीर्ष से आधार पे जो है इस तरह से एक कोई लंब डाला गया हो तो ये तीन त्रिभुज आपस में इस तरह से बनते हैं, ये समरूप होते हैं। ये प्रमेय सिमिलरिटी का, समरूपता का आपको वो वहां पर भी आपको ये काम आएगा।